तो जॉन क्राकावर की जो किताब है इनटू थिन एयर, ये सिर्फ एवरेस्ट की कहानी नहीं है। ये असल में कहानी है ऊंचाई पर चढ़ने और फिर गिरने की। और ये सिर्फ पहाड़ की बात नहीं है, ये जिंदगी की भी है। आज हम इसी दिल दहला देने वाली और हमें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। तो हमने इस पूरी चर्चा को 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस कहानी का गहरा मतलब क्या है। फिर हम चलेंगे एवरेस्ट की चढ़ाई पर, देखेंगे कि वहाँ क्या खतरा था, क्या माहौल था। हम ये भी देखेंगे कि कैसे लीडरशिप पूरी तरह से बिखर गई, क्राकाउर ने अपने इस दर्द को शब्दों में कैसे उतारा। और आखिर में ये सवाल करेंगे कि ये त्रासदी सिर्फ एक पहाड़ की कहानी नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक आईने की तरह कैसे है। ये कहानी ना इस बात की पड़ताल करती है कि होता क्या है जब एक इंसान को उसकी हर हद के पार धकेल दिया जाता है, फिजिकली, इमोशनली और यहाँ तक कि उसकी नैतिकता की सीमाओं के भी पार। तो समझ लीजिए, ये सिर्फ एक पहाड़ पर चढ़ने की कहानी नहीं है, ये इंसान के सब्र का, उसकी सहन शक्ति का एक इम्तिहान है। तो चलिए शुरू करते हैं, कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है अर्थ का भार। और यहाँ हम यही समझेंगे कि ये किताब सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी क्यों नहीं है। इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा है। किताब का जो टाइटल है इनटू थिन एयर, मतलब पतली हवा में, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। नहीं, ये एक मेटाफर है, एक रूपक। ये उस दिमागी हालत को दिखाता है जहां सब कुछ धुंधला हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और हमारा ईगो, हमारी उम्मीदें और हमारी थकावट सब मिलकर सच को ही बदल देते हैं। और ऐसा सिर्फ पहाड़ पर नहीं होता, हमारी जिंदगी में भी अक्सर होता है ना? ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, चढ़ाई, जोखिम और श्रद्धा। चलिए उस दिन से ठीक पहले के माहौल को समझते हैं, देखते हैं कि पहाड़ पर कौन कौन था और वो सब वहाँ किस इरादे से आए थे। देखिए, वक्त के साथ ना एवरेस्ट पर चढ़ने का मतलब ही बदल गया था। एक टाइम था जब लोग इसे एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा मानते थे, एक पवित्र काम। पर 1996 आते आते ये पूरी तरह से एक कमर्शियल चीज बन गया था, एक सौदा, एक ऐसी चीज जिसे आप खरीद सकते थे। तो उस साल पहाड़ पर ना एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बना हुआ था। एक तरफ थी रॉब हॉल की कंपनी एडवेंचर कंसल्टेंट्स। ये लोग सेफ्टी के लिए जाने जाते थे, लेकिन इन पर अपने क्लाइंट्स को खुश करने का कमर्शियल प्रेशर भी बहुत था। दूसरी तरफ थी स्कॉट फिशर की माउंटेन मैडनेस। इनकी वजह से ना एक कंपटीशन का माहौल बन गया और लीडरशिप में और भी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गया। और इन सबके बीच थे क्लाइंट्स, कोई डॉक्टर था तो कोई पोस्टल वर्कर। ये बात ये साबित करती है कि पहाड़ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। अब हम कहानी के सबसे मुश्किल और दुखद हिस्से पर आते हैं, आपदा जब समय थम गया। यहाँ हम पल पल समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन आखिर सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, एक सीधा सा नियम था कि दोपहर 2 बजे तक आपको वापस मुड़ना है ताकि आप सुरक्षित नीचे आ सकें। लेकिन समिट फीवर, मतलब चोटी पर पहुंचने का जो जुनून होता है ना, उसके चक्कर में इस नियम को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया और बस यहीं से तबाही की शुरुआत हुई। दोपहर के 2 बजे, ये सिर्फ एक वक्त नहीं था, ये एक डेडलाइन थी, एक लक्ष्मण रेखा जिसे पार करना मतलब मौत को दावत देना था। और इसी एक फैसले ने आगे की पूरी कहानी बदल दी। और फिर एक के बाद एक गलतियां होती चली गईं। पहले तो जो जरूरी रस्सियां लगनी थीं वो जगह पर नहीं थीं, इससे बहुत कीमती वक्त और एनर्जी बर्बाद हुई। फिर जैसे ही थके हारे लोग नीचे उतरने लगे, एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया और सब कुछ सफेद अंधेरे में गुम हो गया। इसी अफरा तफरी के बीच गाइड रॉब हॉल अपने एक क्लाइंट डग हैंसन को बचाने के चक्कर में खुद फंस गए। और आखिर में हॉल का अपनी पत्नी से वो आखिरी रेडियो कॉल, जिसने इस हादसे को एक ऐसी दर्दनाक कहानी बना दिया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और ये हमें हमारे अगले सेक्शन पर ले आता है, नेतृत्व, कमान का संकट। देखिए, ये जो हादसा हुआ, ये सिर्फ खराब मौसम या बुरी किस्मत की वजह से नहीं हुआ, ये लीडरशिप के फेल होने की भी कहानी है, जब भयंकर दबाव में सही फैसला लेने की काबिलियत ही खत्म हो गई थी। ये घटना एक बहुत कड़वी सच्चाई बताती है कि पहाड़ पर सबसे ताकतवर होना, सबसे अच्छा लीडर होना नहीं होता। जब बात जिंदगी और मौत की हो तो फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है। ये समझना कि कब किसी की मदद करनी है और कब पूरी टीम के लिए एक मुश्किल फैसला लेना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमदर्दी महंगी पड़ सकती है?
रॉब हॉल ने जो डग हेंसन के साथ रुकने का फैसला किया वो उनकी इंसानियत दिखाता है, पर क्या कभी कभी करुणा की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है? क्या उनकी हमदर्दी ही उनकी मौत की वजह बनी? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य कब आपके लिए खतरा बन जाता है? एक गाइड होने के नाते अपने क्लाइंट की मदद करना हाल का फर्ज था, लेकिन वो कौन सा पॉइंट था जब ये फर्ज उनकी और बाकी लोगों की जान के लिए खतरा बन गया? ये लाइन बहुत ही धुंधली है। तो अब जरा लेखक पर फोकस करते हैं। हमारा अगला सेक्शन है क्रैकावर का शिल्प। जॉन क्रैकावर सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं थे जो इस घटना को कवर कर रहे थे, वो खुद उस हादसे से जिंदा बचे लोगों में से एक थे, और इसी बात से उनकी कहानी को एक बिल्कुल अलग और गहरा एंगल मिलता है। क्रैकाउ जो लिखते हैं वो एक तरह से उनका कन्फेशन है, एक कबूलनामा। वो सिर्फ दूसरों पर उंगली नहीं उठाते, बल्कि खुद से भी सवाल करते हैं, अपने फैसलों पर, अपने रोल पर। और ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, उनकी किताब से काफी विवाद भी हुए, खास तौर पर जब उन्होंने दूसरे पर्वतारोही एनाटोली ब्रुक्रीव की आलोचना की। ये हमें बताता है कि कैसे सदमे और यादें सच को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। लेकिन इन सब के बीच वो हर इमोशन को, चाहे वो चोटी पर पहुंचने की खुशी हो या मौत का खौफ, बहुत गहराई से कैप्चर करते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इस कहानी को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं, एक वैश्विक आईना। एवरेस्ट पर जो त्रासदी हुई वो सिर्फ एक पहाड़ की घटना नहीं है, ये हमारे आज के समाज की एक झलक है। सोच कर देखिए, एवरेस्ट पर जो कुछ हुआ वो हमारी अपनी जिंदगी में भी तो होता है। महत्वाकांक्षा और समझदारी के बीच की लड़ाई, अनुभवों का बाजारीकरण जहां हर चीज बिकाऊ हो जाती है, मेंटल फटीग या जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, जो हमारे सही गलत के फैसलों पर असर डालता है, और जिंदा रहने की जद्दोजहद में लिए गए वो फैसले जहां किसी एक को बचाने का मतलब दूसरे को खतरे में डालना हो सकता है। ये सारी बातें सिर्फ उस पहाड़ तक ही सीमित नहीं है ना? और हम इस एक सोच के साथ खत्म करेंगे। 26,000 फीट से ऊपर, जहां ऑक्सीजन ना के बराबर है, उस खामोशी में शरीर तो ठंड से लड़ता है, लेकिन आत्मा अपने ज़मीर से लड़ती है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम अपनी लिमिट्स पर होते हैं तो असल में हमारी लड़ाई किससे होती है।